वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 23। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड आपको बताया कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन ही क्यों है? मेरी बात को समझिएगा कि कंज्यूमर जब प्राइस घटता है तो ज्यादा क्यों खरीदता है। अब आप ऐसे तो बोलोगे कि प्राइस घटेगा तो ज्यादा ही खरीदेगा, लेकिन नहीं, इसके पीछे लॉजिक होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्राइस घटने पर डिमांड क्यों बढ़ता है। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस व्हाई। ये जिसको कहेंगे कि स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप का मतलब, डाउनवर्ड स्लोप का मतलब कि जब प्राइस सबकी ज्यादा है तो कम डिमांड हुआ, और जब प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा हुआ। यही होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, तो ये ऐसा क्यों है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 23। तो पहला रीजन है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू आपको रिवाइज कराता हूं। लॉ ऑफ डीएमयू ये कहता है कि जब हम कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं, हर बार सक्सेसिव यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलती है। ठीक, यानी कि हर बार जब मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलेगी तो हम हर बार कम से कम खर्च करना चाहेंगे। यही होगा इसका मतलब। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कोई कमोडिटी 5 रुपीज की है, ठीक है, और उसका एमयूएम 4 है। तो एज पर लॉ MUX अपॉन PX इज इक्वल टू एमयूएम जब बनेगा तो इक्विलिब्रियम होगा। तो MUX अपॉन PX कितना है आपका? MUX अपॉन PX अगर हम निकालें, यहां पर MUX अपॉन PX अगर हम निकालें तो यहां पर हो जाएगा आपका MUX आपका 24, प्राइस है 5, तो यह जाएगा 24 अपॉन 5 यानी कि 5.8। यह आपका आ जाएगा 4.8 होगा, ये 4.8। ये आपका होगा 4.8, ये होगा आपका 4, यहां पर आपका आएगा 3.2, यह आपका आ जाएगा 2.4, और ये आपका आ जाएगा 1.6। अब देखो ध्यान से MUX अपॉन PX, तो MUX अपॉन PX आपका इक्वल कहां पे हो रहा है? यहां पर MUM के बराबर कब हो रहा है MUX अपॉन PX? यहां पर, क्योंकि MUX अपॉन PX 4 है और MUM भी 4 है, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बन रहा है ये। कब? जब प्राइस 5 है तो कंज्यूमर 2 यूनिट्स खरीद रहा था। अब मान लेते हैं कि प्राइस हो गई 4, नेक्स्ट जो आपकी नई प्राइस है वो हो गई 4, तो हमारा नया MUX अपॉन PX हम निकालेंगे। तो नया MUX अपॉन PX निकालेंगे तो 24 अपॉन 4 6, 20 अपॉन 4 5, 16 अपॉन 4 4, 12 अपॉन 4 3, 8 अपॉन 4 2। तो इस बार MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM कहां पे हो रहा है? तो MUX अपॉन PX कितना है आपका 4, और MUM कितना है 4, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां बना? यहां बना। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, कंज्यूमर का डिमांड बढ़ता चला जाएगा। दिखाई दे रहा है, जब प्राइस 4 थी तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम 2 में बन रहा था, जब प्राइस 3 हो गई तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम 3 पे बन रहा है। ठीक है, जब प्राइस 5 था तो कंज्यूमर वॉज एबल टू परचेज 2 यूनिट ऑफ द कमोडिटी, एंड प्राइस इज 4, कंज्यूमर इज एबल टू बाय 3 यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो ये डिमांड एक आपको दिख रहा है कि 1 क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। ये क्यों बढ़ा? ड्यू टू द लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब यह है कि जब कोई कमोडिटी सस्ती होती है तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। कैसे? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 60 रुपीज है, ठीक, और आप कोक खरीदते हैं, जो कि कोक आपका आता है 15 रुपीज का। आपके पास कितना रुपया है? 60 रुपीज, और कोक की प्राइस कितनी है? 15। तो अगर आप पूरा पैसा कोक में खर्च करते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर आप पूरा पैसा कोक में खर्च कर रहे हैं तो आप कितने यूनिट ले सकते हैं? 4। अब आप देखो, अगर ये कोक हो गया 15 की बजाय हो गया 12 रुपीज का, तो अब 4 यूनिट लेने के लिए आपको कितना रुपया लगेगा? 48। तो अब आपके पास एक 12 रुपीज बच जा रहा है, यानी कि आपका रियल इनकम कितना बढ़ गया? 12 रुपीज बढ़ गया। तो इस नए बढ़े हुए इनकम से जो आप डिमांड कर सकते हैं,
ठीक है, इसी को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। यानी कि ये जो 12 रुपीज आपका बच गया है, इसी से जो आप खरीदेंगे उसी को क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट। ठीक, तो ये आपका कहलाता है इनकम इफेक्ट। तो ये जो 12 रुपीज से मान लीजिए अब आप जो 60 रुपीज में कितने बोतल ले सकते हैं, अब आप ले सकते हैं 5 बोटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, 5 बोटल्स ऑफ कोक। तो ये जो डिमांड बढ़ा है, ये प्राइस घटने के नाते आपका रियल इनकम बढ़ गया, और रियल इनकम बढ़ने की वजह से आपका डिमांड बढ़ा, इसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। आपने देखा होगा मार्केट में जब आप कोई फॉर एग्जाम्पल आप पोटैटो परचेज करने गए हैं, दुकान वाला क्या कहता है आपसे कि ये 20 रुपीज का है, बट आप 16 दे दीजिए, 16 रुपए में ही 1 किलो ले लीजिए। ठीक है, तो आप कहते अच्छा ठीक है मुझे दे दो 20 रुपीज का दे दो। तो अब आप देखो 20 रुपीज आप लेने गए तो 1 किलोग्राम, लेकिन जब आपको कहा कि अगर आप 1 किलोग्राम ले रहे हैं तो आपको हम 16 देंगे, लेकिन आप अगर 1.5 किलोग्राम लेंगे तो आपको 20 में ही दे देंगे। तो प्राइस जब घटा तो आपने डिमांड बढ़ा दिया। ठीक है, ऐसा होता है आपके साथ। आप देखिएगा कि आप लेने गए कोई और चीज, अगर आपको सस्ती मिलती तो आप थोड़ा और ले लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है, उस टाइम आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 60 रुपीज में पहले आपकी परचेजिंग पावर कितनी थी, सिर्फ 4 यूनिट खरीदने की परचेजिंग पावर थी। बट जब प्राइस घट गया, जब प्राइस हो गया 12, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, अब आप 5 यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो जो एक डिमांड ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है इनकम इफेक्ट की वजह से। कोई डाउट यहाँ पे अगर हो तो कमेंट बॉक्स आपका हमेशा खुला है। ठीक है, आपके लिए मैं आपको कभी भी रिप्लाई कर दूंगा, आप उसमें अपना क्वेश्चन डालिए। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब है? जब एक गुड दूसरे गुड्स की तुलना, अपने सब्स्टिट्यूट की तुलना में चीपर हो जाएगा, तो हम उस गुड्स की डिमांड बढ़ाने लगते हैं, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि एक आप 2 कम्युनिटी कंज्यूम कर रहे थे, एक कोक और एक पेप्सी, और दोनों 15 रुपीज की थी। ठीक है, दोनों 15 रुपीज की थी और दोनों के आप 4 यूनिट्स खरीद रहे थे। टोटल डिमांड आपकी 8 यूनिट्स की थी। अब क्या हुआ कि कोक की प्राइस आपकी घट गई, ये हो गई 12, और पेप्सी आपकी रह गई 15 की। तो ऐसे में देखो पेप्सी आपकी रिलेटिवली क्या हो गई, महंगी हो गई। तो जब महंगी हो गई तो आपने क्या किया, इस कोक के डिमांड को बढ़ा दिया और ये कर दिया 6 और इसको कर दिया 2, और अभी भी आप 8 यूनिट खरीद रहे हैं। तो ये जो डिमांड बढ़ा, ठीक है, ये जो डिमांड बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स आपके क्या हो गए थे, महंगे हो गए। इस नाते जो डिमांड आपका इस सब्स्टिट्यूट इसके घटने की वजह से इसका डिमांड बढ़ा है, ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर? कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का मतलब ये है कि जब इनकम घटता है, सॉरी इनकम नहीं, प्राइस, जब किसी कमोडिटी की प्राइस घटती है तो हर एक नए प्राइस पर नया एक इनकम ग्रुप एंटर करता है। यानी कि मान लीजिए जब कोको कोला आपकी 15 रुपीज की थी, तो जिनकी इनकम सिर्फ 12 रुपए थी, जो लोग सिर्फ 12 रुपए रखे थे, क्या वो इसको खरीद सकते थे? नहीं खरीद सकते थे। ठीक, लेकिन 15 वाले खरीद सकते थे, जिनके पास 15 रुपीज था वो खरीद सकते थे, जिनके पास 12 रुपीज था वो खरीद नहीं सकते थे। अब मान लीजिए कि इसकी प्राइस घट कर हो गई 12 रुपीज, तो ये 15 वाले अभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये 12 वाले भी नया एंटर कर जाते हैं। समझ में बात? मान लीजिए कि एक आइसक्रीम है, वो है 100 रुपीज की, और आपके पास सिर्फ 80 रुपीज है। तो अभी वो खरीद कौन सकता है जिसके पास 100 रुपीज है? लेकिन दुकान वाले ने कहा कि अब मैं इसका प्राइस घटा दे रहा हूँ, 100 वाली चीज वो 80 में दे रहा हूँ। तो जो 100 का खरीद सकते तो अभी भी खरीद सकते हैं, साथ साथ जो 80 रखे थे वो भी खरीद सकते हैं। यानी कि जब प्राइस घटता है तो एक नया इनकम ग्रुप एंटर करता है। समझने बात? इसे कहते हैं साइज ऑफ न्यू कंज्यूमर ग्रुप। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजर्स। ऐसी कम्युनिटीज जिनके मल्टीपल यूजर्स हैं, जैसे आपका मिल्क लेते हैं, इजी एग्जांपल है मिल्क आपका डायरेक्ट कंजम्पशन है, टी बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, ठीक है, चीज बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, और भी तमाम चीजें, स्वीट्स बना सकते हैं। तो ऐसी गुड्स जब इनके प्राइसेस घटते हैं तो इनसे बनने वाली चीजों के प्राइसेस उतने कम नहीं होते। मान लीजिए मिल्क का प्राइस घट गया, तो इसका ये मतलब नहीं मिल्क का प्राइस घटा तो स्वीट्स भी सस्ते हो जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है,
तो ऐसे में क्या होता है कि जब मान लीजिए मिल्क का प्राइस घटा तो स्वीट्स के प्राइस तो घटे नहीं, तो यहाँ पर आप मिल्क का यूज करके स्वीट्स बना सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उस टाइम मिल्क का डिमांड बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब प्राइस घटती है तो डिमांड क्यों बढ़ती है, उसका रीजन है। केवल लॉ ऑफ डिमांड रट्टा नहीं मान लेना है कि प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा, ठीक है, ऐसा हमको रट्टा नहीं मान लेना है कि प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया, ये कहीं रट के नहीं आना आपको, सिंपल आपको समझना है। ये 5 रीजन आपको दिए गए जिसकी वजह से डिमांड बढ़ता है, ठीक है, इनको याद कर लीजिए। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट करते हैं, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड, ठीक है। एक्सेप्शन और एजम्पशन में कंफ्यूज मत होइएगा। एजम्पशन में होता है जिनको मानकर हम किसी लॉ को बनाते हैं, और एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो उस लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड के भी कुछ एक्सेप्शन है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा, प्राइस कम हुआ तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। आप उनको देखें, आपको मैंने आपको 5 रीजन भी बता दिए थे, जैसे आपको इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ GMU की वजह से, साइज ऑफ द कंज्यूमर और डिफरेंट यूजर्स की वजह से डिमांड बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे भी गुड्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी कमोडिटीज हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब उनमें क्या होता है कि जब प्राइस घटती है तो डिमांड भी घट जाता है, और जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाता है। ऐसे भी गुड्स हैं धरती पर, चौंकना नहीं, ऐसे भी कुछ कमोडिटीज हैं जिन पर प्राइस घटेगा तो कंज्यूमर प्राइस जब बढ़ेगा तो कंज्यूमर और खरीदना शुरू करेगा, और प्राइस जब घटेगा तो कंज्यूमर कम खरीदना शुरू करेगा। ऐसे गुड्स भी धरती पर होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे गुड्स हैं। तो पहला गुड्स है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का क्या मतलब होता है? देखो, गिवन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कुछ गुड्स को क्लासिफाई किया और कहा कि जो गिवन गुड्स होते हैं उन पर इनकम इफेक्ट निगेटिव काम करता है। अब इनकम इफेक्ट निगेटिव काम करने का मतलब जब इनकम बढ़ेगा तो कम खरीदेंगे, जब इनकम घटेगा तो ज्यादा खर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल समझते हैं। गिवन गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो हाईली इंफीरियर होते हैं, मतलब रद्दी समझिए एकदम से, जो बिल्कुल यूजेबल नहीं होते हैं, यानी कि कोर्स ग्रेन, ठीक है, रद्दी वाले अनाज जो आते हैं। अब मान लीजिए कोई चावल है, कोई राइस है, वो है आपका, आप मान लीजिए कि आपके पास 90 रुपीज है, ठीक, आपके पास 90 रुपीज है, और एक आपका राइस है जो 2 रुपीज पर किलोग्राम है, ध्यान समझना, और आपकी मंथली नीड 30 किलोग्राम राइस की है। कितने किलो राइस की है? 30 किलोग्राम राइस की। अब आपको 30 किलोग्राम चाहिए, तो ये जो आपका बेकार वाला राइस है, मान लीजिए ये 2 रुपीज किलो है, तो आपने इसको 25 किलोग्राम ले लिया, तो आपका कितना रुपया लगा? आपका रुपया लगा 50 रुपीज में आपने इसको 25 किलोग्राम ले लिया। अब क्या हुआ, बाकी आपका 5 किलोग्राम की नीड और है, तो 5 किलोग्राम आपको और चाहिए, तो आप यहाँ पर एक दूसरा राइस लेते हैं जो मान लेते हैं कि 8 रुपीज पर किलोग्राम है, तो ये आपका 40 रुपीज और लगा। इस तरीके से आप 90 रुपीज में 30 किलोग्राम राइस खरीद लिया, जिसमें आपने 2 रुपीज पर किलोग्राम में 25 किलोग्राम गिवन गुड्स खरीदा है। यह वाली आपकी गिवन राइस है, ठीक है। अब ध्यान समझो, अब मान लीजिए कि प्राइस हो गया 3 रुपीज, यानी कि ये जो राइस आपकी 2 रुपए वाली थी, ये आपकी हो गई 3 रुपीज की, और अब आप, और ये वाली राइस अगर आपकी 8 रुपए वाली 8 रुपए की रह गई। अगर आप अब इसको 5 किलोग्राम खरीदते हैं तो आपका कितना हो गया? 40 रुपीज ये लगेगा, ये आपका आने से रहा, ठीक है। और इसको अगर आप 25 किलोग्राम तो अभी भी परचेज करते हैं तो आपका 75 रुपए यही लग जाएगा, यानी कि उस 90 रुपीज में आएगा नहीं। तो आपको जो किसी का परचेज कम करना होगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको 30 किलोग्राम लेना चाहें, क्या हम ले सकते हैं 90 रुपीज में? कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं, ठीक। तो हमें करना क्या होगा? तो हमें पूरा 30 किलोग्राम इसी का लेना होगा, पूरा 30 किलोग्राम हमको इसी का लेना होगा, क्योंकि हमारा नीड 30 किलोग्राम का ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक। तो 30 किलोग्राम हम इसी का लेंगे और पूरा 90 रुपीज हम इसी में खर्च कर देंगे ताकि हमारी नीड पूरी हो जाए। इसको हम कितना लेंगे? 0 किलोग्राम, और इस तरीके से 90 रुपीज हम 30 किलोग्राम ले लिए। तो अब देखो,
जब आपकी प्राइस 2 रुपीज थी तो आपने कितना परचेज किया 25 रुपीज। अब जब प्राइस 3 हो गई तो कितना परचेज किया 30 किलोग्राम। यानी कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तो इसे हम समझ सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास लिमिटेड इनकम है तो और आप नॉनवेज खाने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि नॉनवेज आपका मतलब आप एक दिन खाते हो, बाकी दिन सब्जियां खाते हैं। अब अगर सब्जियां महंगी हो गई, ध्यान समझना, अब अगर सब्जियां महंगी हो गई तो बाकी के 7 दिन क्या आप नॉनवेज खाएंगे या सब्जी का आप यूज आपको बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि देखो मान लीजिए कि आपके पास कुल मिलाकर 1000 रुपीज था, आप 100 रुपीज की सब्जियां 6 दिन खाते थे, 600 रुपीज आपका लगा और लास्ट वाले दिन आप 400 की नॉनवेज खा लेते थे। अब समझिए, अब आपकी जो सब्जियां हैं वो हो गई 150 रुपीज की। तो अब आप जब 6 दिन सब्जियां खाएंगे तो आपका 900 रुपीज लग जाना है। तो अब बचा एक दिन में आप नॉनवेज भी नहीं खा पाएंगे, तो आपको फिर सब्जी खरीदना पड़ेगा। तो जब सब्जियां सस्ती थी तो आपने क्या किया, 6 दिन कंज्यूम के महंगी हुई तो 7 दिन कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो ये हालांकि गिवन गुड्स नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा था। गिवन गुड्स का एग्जांपल ये वाला है। ठीक है, तो गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स ऑन विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, यानी इनकम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। क्लियर, समझे बात? दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब होता है ऐसे गुड्स, कोई प्रोफेसर वेबलन थे, उन्होंने कुछ ऐसे गुड्स बताए जिनको खरीदने से आप सोसाइटी में डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। नाम ही सोशल डिस्टिंक्शन, यानी कि जो आपको सोसाइटी में डिस्टिंक्ट कर, सबसे अलग बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक स्विफ्ट कार ले ली तो सोसाइटी में अलग दिखेंगे, स्विफ्ट तो सबके पास है। आपने एक सैमसंग की मोबाइल ले ली तो आप अलग दिखेंगे, वो तो जनरली सबके पास है। लेकिन अगर आपने अपनी सोसाइटी में एक रोल्स रॉयस परचेस कर ली, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने एक डायमंड वाली वॉच खरीद ली, रोलेक्स वाली, क्या वो सबके पास होती है? नहीं, तो आप डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। आप हार्ले डेविडसन बाइक ले लेते हैं, ठीक, तो आप डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी चीजों पर वेबलन का कहना है, ऐसी चीजें जो सोसाइटी में आपको डिस्टिंक्ट करती हैं, इनकी प्राइसेस जितनी ज्यादा होती है उनके डिमांड उतने ही ज्यादा होते हैं। सस्ते होने पर इनके डिमांड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हार्ले डेविडसन 50,000 की हो जाए तो उसे कोई नहीं लेने वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो उसको 5 लाख 6 लाख में ले रहे हैं वो उसको 50,000 में नहीं लेंगे, और 50,000 वाले भी उसको नहीं लेंगे क्योंकि उसके एवरेज ही नहीं है। ठीक, तो जो यानी कि 50,000 वाले वो तो लेंगे नहीं, और जो 5 लाख 6 लाख में ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे थे? क्योंकि वो सोसाइटी में डिस्टिंक्ट के लिए ले रहे थे, वो भी नहीं लेंगे। तो इस तरीके से उसका डिमांड कम हो जाएगा। यानी आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन में भी क्या है, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, प्राइस कम है तो डिमांड कम है। क्लियर, यानी कि ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में आ गया। नेक्स्ट है इररेशनल जजमेंट। इररेशनल जजमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि जब प्राइस ज्यादा लग रही होगी तो क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो प्राइस जब बढ़ते तो डिमांड को बढ़ा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट में वो सुहास जो रहता है, उसका जिसका कन्या से शादी होने वाली रहती, वो क्या करता है, वो दिखाता है कि प्राइस ज्यादा लगी होगी तो चीजें अच्छी होंगी। तो ऐसे समझिए कुछ लोग इरेशनल जजमेंट करते हैं, वो दिमाग से लॉजिक से जजमेंट नहीं करते हैं, वो मनी के हिसाब से जजमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड के फेल होने पर आपका डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ता जाता है। यानी कि कम प्राइस तो कम डिमांड, ज्यादा प्राइस तो ज्यादा डिमांड। ठीक है, P1 P2 Q1 Q2। ठीक है, प्राइस कम था, डिमांड कम था, प्राइस ज्यादा हुई, डिमांड ज्यादा हो गई। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के फेलियर हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सेप्शंस आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए होंगे तो कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह बोला, कमेंट बॉक्स खोले हैं, आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ, ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट आपसे फिर से है कि वीडियो को आप जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए जय हिंद।